खराब है हाँ सर। ये वाला। हाँ। नहीं दिया आगे आपको सब आप लोग पढ़ाई कर रहे हो बेटा बोलो। और आप लोग छुट्टी बहुत कर रहे हो क्या बात? अभी 3-4 दिन पहले कितने बच्चे आए थे? आए थे 20 बच्चे आए थे ना। अभी कब की बात है? शुक्रवार की छुट्टी कर रहे हैं आपको। चलो आज से हम लोग बेटा सेल साइकिल सेल लेने के बाद रिवाइज कर लो करो। और मैं आज नया लेक्चर स्टार्ट करूंगा ठीक है क्योंकि अब सब बच्चे आने लगे आज से नया करेंगे और विवन डिलीवरी स्टार्ट करूंगा ठीक है। इसलिए अब आपको छुट्टी ना करना ठीक है। और देखना होगा पानी
चलो हम लोग बैठो बेटा। और मैंने आपको सेल साइकिल सेल समझा दिया था ना पूरा। किताब रीडिंग के लिए रहेगी, अगर मैं आप रीड करवाऊंगा बहुत बच्चों को समझ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि नए बच्चे आप काफी बच्चे आए, छुट्टी पड़ गई बहुत सारी। मैं एक चैप्टर का पूरा रिवीजन एक दिन करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा अकॉर्डिंग टू शेड्यूल वो होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। चलो तो आप लोग बैठ जाओ और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपसे ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं ह्यूमन फिजियोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोग डॉक्टर बनना है ना, और डॉक्टर बनना है तो आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी तो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अभी नीट के लिए आपको प्लांट फिजियोलॉजी आनी चाहिए, लेकिन नीट के बाद जब आप एमबीबीएस में जाओगे तो आपको बहुत बड़े स्तर पर पढ़ाया जाएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी। और अगर आप अभी से कंप्लीट करके जाओगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत आराम मिलेगा वहां पे जाके। और मैं तो ये बोलूंगा यहाँ तो आपके 7 चैप्टर हैं खाली ह्यूमन फिजियोलॉजी के, लेकिन वहां पे जब आप पहुंचोगे तो आपको सबसे ज्यादा जो पढ़ोगे वो ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ोगे। क्योंकि बेटा डॉक्टर बनना है तो आपको प्लांट के बारे में पढ़ना है, लेकिन आप किसके बारे में पढ़ना है? ह्यूमंस के बारे में। तो हम लोग, मुझे लगता है कि एक जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं बच्चे, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिट है वो कौन सा है? ह्यूमन फिजियोलॉजी। और यहाँ से क्वेश्चन भी पूरे यूनिट से लगभग 12-13 क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आ ही जाते हैं पूरा यूनिट से। मतलब मैं बोल सकता हूँ अब तो 6 चैप्टर रह गए ना, पहले थे 7 चैप्टर। हम लोगों को पूरा पढ़ना है, ब्रीथिंग पढ़ना है, लंग्स के बारे में पढ़ना है, इसके बाद हम लोगों को बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ना है, सही है। इसके बाद हमको एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है, इसके बाद लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ना है, और नर्वस सिस्टम पढ़ना है, और हमको पढ़ना है हार्मोन, मतलब हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ना है, एंडोक्राइन सिस्टम। मैं ये बोल सकता हूँ, अब बात मत करो, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपने पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप 50% डॉक्टर बन जाओगे। आपको समझ आ जाएगा कि हमारे ऑर्गन, हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करता है। अभी तक आपने सेल के बारे में पढ़ लिया, आप लोगों ने पढ़ लिया कि हमारी सेल डिवाइड कैसे करती है, हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि एनिमल का क्लासिफिकेशन का क्या बेसिस है, हम लोगों ने प्लांट के बारे में बेसिकली मॉर्फोलॉजी पढ़ ली, एनाटॉमी पढ़ ली। अभी तक हमने जो नहीं पढ़ा है सही करके वो किसके बारे में नहीं पढ़ा है? ह्यूमंस के बारे में, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग जो यूनिट है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी वही स्टार्ट करेंगे। और फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर था, आपको पता है? सबसे पहले मुझे बताओ, सब बच्चों को ये पता है बेटा ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? जो हम लोग पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। देखो हम लोग 3 चीजें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं एनाटॉमी, एक मॉर्फोलॉजी और एक फिजियोलॉजी। ऐसे हम लोग बोलते हैं ना कि एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, या हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, या हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। आपको बेसिकली पता होगा एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? इंटरनल स्टडी। ऐसे ही आपका मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल। और फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल। अगर हम दोनों स्टडी करते हैं तो इसका मतलब क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। बेसिकली मैं बोल सकता हूं कि अगर हम इंटरनल ऑर्गन की फंक्शनल स्टडी करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। चाहे आप लोग लिख सकते हो, इसका मतलब जो होता है बेसिकली वो होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। जब स्टडी मतलब जब हम किसी ऑर्गन का स्ट्रक्चर भी देखें और उसका फंक्शन भी देखें। जैसे अगर मैं लंग्स की बात करूं तो उसका स्ट्रक्चर भी देखें हम, और साथ में ये भी देखें कि वो फंक्शन कैसे करता है, कैसे ब्रीथिंग होता है। तो ये हम सब इस चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि ये यूनिट में पढ़ेंगे हम लोग। आपको बताया पहले टोटल चैप्टर थे 7, अब कितने हो गए? 6। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पता नहीं क्यों हटा दिया, मुझे तो बहुत अच्छा चैप्टर लगता था। और मुझे लगता है कि डाइजेशन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, भाई क्यों नहीं होनी चाहिए? लेकिन पता नहीं क्या कारण था, उन्होंने डाइजेशन डिलीट कर दिया है। और हमारा जो अब फर्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और डाइजेशन से मैं आपको एक बात मुझे याद आती है, पता नहीं डिलीट कर दिया। मैंने अपना नीट में फर्स्ट बार जो लेक्चर दिया था वो सबसे पहला जो पढ़ाया था वो डाइजेशन ही पढ़ाया था। ये बात है 2019 की शायद, जब मैंने पहला लेक्चर दिया था अपना नीट में, तो मैं डाइजेशन ही पढ़ाने गया था, ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर।
क्योंकि मुझे ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत इंटरेस्ट आता है, पढ़ाने में अच्छा लगता है और बच्चों को भी बहुत इंटरेस्ट आता है। मेन चीज़ है क्योंकि उन्हें अपने बारे में पढ़ने को मिलता है। तो डाइजेशन हट गया तो हम लोग उसकी कभी अगर टाइम मिला तो कोई फ्री में रीडिंग करेंगे तो बात करेंगे उसकी। मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा क्योंकि आपको नॉलेज तो होनी चाहिए। अगर नीट में आए तो उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपको बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, आपको लीवर के बारे में, पैनक्रियास के बारे में, कैसे हमारा डाइजेशन सिस्टम वर्क करता है, कैसे हमारा फूड आगे बढ़ता है, क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर इसको हटाएं तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो कौन सा है बेटा? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी वो कर रहे हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आप लोग चैप्टर का नाम कॉपी निकाल सकते हो और चैप्टर का नाम डालो बेटा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक बात बताओ, आप लोग कितने बच्चे ये समझते हैं कि इस जो ये चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर में जो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, कितने बच्चों को लगता है कि हम लोग ये रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं? आप लोग ये समझते हो बेटा? जैसे नाम से पहले मैं चलता हूँ चैप्टर के, सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है ब्रीथिंग। क्या आ रहा है? एक नाम होता है रेस्पिरेशन। क्या होता है? आप लोग ये समझ मुझे बता पाओगे कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस होता है? या रेस्पिरेशन को हम ब्रीथिंग बोल सकते हैं, ब्रीथिंग को रेस्पिरेशन बोल सकते हैं? कितने बच्चे, आप लोग कितने बच्चे बताओ मुझे, चलो कितने बच्चों को पता है रेस्पिरेशन क्या होता है? कितने बच्चों को पता है बताओ? एक को पता है बस खाली? रेस्पिरेशन का मतलब हिंदी में बोलते हैं श्वसन। हिंदी में बता सकते हो आप लोग, ऐसा कुछ नहीं कि इंग्लिश में बताओगे। मैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत आराम से पढ़ाऊंगा और आपको ऐसा कर दूंगा बिल्कुल कि आप लोग एमबीबीएस डॉक्टर बन जाओगे, बस दवाई की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, आप टेंशन ना लेते। इसीलिए आप लोग मेरी आंसर बताते रहना खाली। कितने बच्चों को ये पता है रेस्पिरेशन क्या होता है? श्वसन। इतनी बच्चों को पता है खाली बस? तुमको पता है? तुमको पता है? चलो तुम बताओ। रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन अंदर लेना और CO2 छोड़ना, है ना? अच्छा, ऑक्सीजन को अंदर लेना रेस्पिरेशन और CO2 को बाहर छोड़ना ब्रीथिंग। अरे तो क्या बोल रहा हूँ, तुम ही तो ज़्यादा बोल रही हो। चलो रश्मि बताओ, तुम बताओ। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब रेस्पिरेशन होता है। चलो तुम बताओ पीछे, सबून बताओ। हाँ, हाँ बेटा, आप लोग आज तक तुमको यही बताया गया है कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन लेना और CO2। अगर गधो ये बात होती रेस्पिरेशन का मतलब, तो आप लोग जब प्लांट का पढ़ोगे तो रेस्पिरेशन रहा ही नहीं। फिर तो पता नहीं वो क्या मिलता। रेस्पिरेशन दुनिया में जितने भी एनिमल हैं, चाहे वो प्लांट सही चाहे वो एनिमल सही, सब लोग रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ब्रीथिंग बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रेस्पिरेशन की। अभी रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन जाना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना और उससे हमें क्या मिलता है? ATP। उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। वही तो फूड का ब्रेक डाउन, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब सुनो, अब आप लोग ये बताओ मुझे, क्या रेस्पिरेशन में प्लांट और एनिमल्स का अलग होता है? नहीं, सब में सेम होता है। आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं ना, छोटे से हम लोग बच्चे, हमें टीचर कर देते हैं कि वो ये बताते हैं रेस्पिरेशन में प्लांट क्या करते हैं? CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। बिल्कुल गलत बोलते हैं वो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है और ये बिल्कुल गलत बात है। हमेशा ध्यान रखना, हमको 1 से लेके शायद 10th या 12th तक ये पढ़ाया जाता है। आपको शायद पढ़ाया नहीं जाता होगा तो आपको माइंड में तो यही होगा कि प्लांट रेस्पिरेशन में क्या करते हैं? CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम लोग रेस्पिरेशन क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। मैं आपको बताऊं होता क्या है। हम भी और प्लांट भी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। ये बात पहली हो गई। अब आप सोचोगे सर CO2 फिर भी क्यों लेते हैं? तो वो लेते हैं फोटोसिंथेसिस में, जब वो खाना बनाते हैं अपना। हम लोग खाना बनाना है, खाते हैं। प्लांट क्या करते हैं? जब खाना बनाते हैं तो वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आपको मैंने बताया था, जब बताऊंगा मैं आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। फोटोसिंथेसिस जब होता है प्लांट में, तो जब लाइट रिएक्शन होती है वहां पे आपको बताऊंगा वाटर का ब्रेकडाउन होता है। तो वहां से ऑक्सीजन
लिबरेशन होता है, वो ऑक्सीजन हम लेते हैं, और वो CO2 लेते हैं जब वो डार्क रिएक्शन करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं, तब वो लेते हैं CO2। रेस्पिरेशन में वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, हम भी ऑक्सीजन लेते हैं। आया समझ में? हाँ, आप लोग ये बोल सकते हो कि प्लांट सर गैसेस एक्सचेंज में CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम लोग ब्रीथिंग में ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। कहने का मतलब समझ गए आप लोग? कॉमनली आप लोग ये नहीं बोल सकते कि सर श्वसन में प्लांट CO2 लेते हैं, नहीं, वो फोटोसिंथेसिस में लेते हैं। आया समझ में? ये बात क्लियर हुई? जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो आपको सारा क्लियर कर दूंगा। दूसरा, अगर आप लोगों को ब्रीथिंग तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि चैप्टर का नाम है, थोड़ा सा मैं रेस्पिरेशन के बारे में आपको डाउट क्लियर कर दूं थोड़ा सा, ठीक है? अभी टाइम है, ये देखो बेटा, अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, किसकी बात करें? अगर मैं आपको रेस्पिरेशन के बारे में बताऊं तो दुनिया में 2 टाइप से होता है बस खाली, चाहे वो लिविंग कोई भी हुआ, प्लांट या एनिमल कोई भी हुआ, वो 2 टाइप से करेगा। या तो वो करेगा एरोबिक, या वो करेगा एनारोबिक। सही है? एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन होना चाहिए, और इसका मतलब होता है ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होता है? एब्सेंट, मतलब ऑक्सीजन नहीं है तब भी हो जाएगा। समझ गए? अब आप बोलोगे सर एरोबिक कौन करता है, एनारोबिक कौन करता है, हम कैसे याद रखेंगे? तो मैं आपको बता दूं, एनारोबिक खाली 2 जगह होता है, ऐसे ध्यान रखना। एक तो होता है हमारी मसल्स में, वो भी कभी कभी, हमेशा नहीं होता है, और एक होता है ईस्ट द्वारा। आपने फर्मेंटेशन सुना है? इथाइल अल्कोहल बनता है, इथेनॉल बनता है, शराब बनती है, वो यही ईस्ट तो बनाता है। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ईस्ट जो एनारोबिक ब्रेकडाउन करता है तो इसमें क्या बनाता है? इथेनॉल और साथ में CO2, और यहाँ पे हमें क्या मिलता है? लैक्टिक एसिड। अब मैं सारे डाउट आपको क्लियर कर रहा हूँ, सुनो। ये 2 जगह होता है एनारोबिक, और बगैर पूरी दुनिया में कोई एनिमल सही, सब में क्या होता है? एरोबिक। अब आप कहोगे सर एनारोबिक का हमें नुकसान क्या है और एरोबिक का क्या फायदा है? तो बहुत बड़ा फायदा है बेटा। एरोबिक रेस्पिरेशन में होना क्या चाहिए? पहली बात तो माइटोकॉन्ड्रिया होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? यहाँ तक कि बैक्टीरिया भी एरोबिक करते हैं, दुनिया में कोई भी सही एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। होता क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे ये होता है बेटा, इसका फायदा क्या होता है? एक ग्लूकोज से हमें 38 ATP मिलते हैं, और अगर मैं इसकी बात करूं एनारोबिक की, तो यहाँ एक ग्लूकोज से खाली कितने ATP मिलते हैं? 2। कितने मिलते हैं? अब सोचो कितना बड़ा नुकसान है। यहाँ तो दिख रहा है आपको? यहाँ देखो आप लोग, यहाँ में मिलता है एक ग्लूकोज से ओनली 2 ATP। अब सोचो अगर आपके पास एनारोबिक होता तो आप क्या करते? हमें 19 गुना खाना ज्यादा खाना पड़ता। अभी तुम 3 टाइम खाते हो, फिर खाते 60 बार कम से कम, तो उतना एनर्जी मिलता जितना हमें अभी मिल जाता है। क्योंकि सोचो एक ग्लूकोज से 38 ATP मिलना है, 38 ATP, और यहाँ कितने मिलना है? खाली 2 ATP। इसीलिए तो हम लोगों में कौन सा होता है बेटा? हम लोगों में क्या, हर किसी में कौन सा होता है? 2 ATP मिलते हैं। दूसरा सुनो, यहाँ 38 क्यों मिलते हैं? अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है तो आपको पता होगा, यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। कैसा होता है बेटा? कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है किसका? ग्लूकोज का। और यहाँ पे होता है इनकम्प्लीट, क्योंकि इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है। समझ गए आप लोग? और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो इनमें क्रेब्स साइकिल नहीं होगा, और क्रेब्स साइकिल नहीं होगा, इसीलिए आपको पता भी होगा, मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा ये एरोबिक रेस्पिरेशन करवाता है। वहां भी मैंने एक कहानी आपको समझाई थी, अगर आपको ध्यान है तो। और यहाँ होता है इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। बेटा दूसरी बात सुनो, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ सब में रेस्पिरेशन कौन सा होता है? अब आप लोग ध्यान रखना, रेस्पिरेशन को अलग टाइप से पढ़ना और ब्रीथिंग को अलग तरीके से समझना। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग को एक बात मत समझना। रेस्पिरेशन का मतलब होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इनटू द सेल, और ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है? खाली ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन अंदर लेना, CO2 रिलीज करना। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। समझ गए? अगर किसी बच्चे ने कभी ना लिखा हो तो लिख लो जल्दी से। लिख रहा है क्या? लिख लो दीजिए। बेटा पानी देखना किसी पास है? पानी ठीक नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? अरे उठा, पानी है? कैसा है? नहीं है, पानी नहीं आ रहा है। इधर जाके देखना। अरे यहाँ मोटर नहीं चला हुआ मुझे लग रहा है। अभी वो खरीद के लाई क्या? अरे सही है।
तुम पी लेना, ठीक है? ऐसा नहीं मैंने पिया। तो ग्राम का दरा वो उसे कहना चाहिए तू वैसे किसका पानी है? ठीक है, जब यहाँ तो बता देना, ठीक है? चलो तो बेटा आप लोग ये लिख लो जल्दी से, रेस्पिरेशन का मतलब आप लोग चैप्टर का नाम डाल देना पहले, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और हीमोलॉजी में आपको ऐसे रटा दूंगा, आपको टेंशन बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको पेपर देने जाओगे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और जो बच्चा छुट्टी करेगा, आपने शायद न्यूज देखी होगी ना ग्रुप में, कोई न्यूज देखी थी आप लोगों ने? हमने देखी होगा, बताइए। अगर जो बच्चा छुट्टी करेगा समझ लेना लिस्ट में कैंसिल हो जाएगा, अगर कोई मिला आपको तो आपको मिलेगा नहीं, ध्यान रखना। इसीलिए आप लोग डेली आओ, क्योंकि टैबलेट मिलना स्टार्ट हो गए शायद, एक जिले में मिल भी रहे हैं बच्चों को, एक डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, और उन बच्चों को मिले जो बच्चा जो अच्छा कर रहे हैं, प्रदर्शन अच्छा कर रहे हैं, तो आप लोग रेगुलर रहो और प्रेजेंट लगवाते रहो। नीट टैबलेट ऐसा नहीं, पहली बात तो नीट पढ़ रहा है बतो, एक लालच से आ रहेगा, मैं तो ऐसा बता रहा हूँ लालच से। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ मिल रहा है, फायदा नहीं होना चाहिए, क्या फायदा क्या उनका? और तुम्हें पता है फ्री का तो पेन भी बहुत अच्छा लगता है ना? तो वो तो टैबलेट होगा। सबसे ज्यादा मजा तो आता है वो फोटो खिंचवाते हुए ना, ऐसे लेते हुए फोटो खिंचवाते हुए वो अच्छा लगता है ना, फेसबुक स्टोरी लगाते हुए, आपको लगता है ना? और जब कोई कुछ चीज मिल रहा है तो उसको लेना चाहिए। बेटा लिख लिया आप लोगों ने? वैसे मैं ये रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा तो पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है, डिटेल में। अभी तो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया आपको, ये तो हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। आपने चैप्टर नाम सुना होगा रेस्पिरेशन प्लांट, सुना है? तो वहां प्लांट का नहीं पढ़ते, सबका ही पढ़ते हैं। तो रेस्पिरेशन में हम लोग उस चैप्टर में खाली रेस्पिरेशन ही पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में, ठीक है? तो मैं आपको और चीज क्लियर करूंगा। लिख लिया सब बच्चों ने? चलो अब हम लोग चैप्टर पर आते हैं, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो चैप्टर का नाम बेटा क्या है? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, अब मैं आपको समझा रहा हूँ पूरा क्या इसका मतलब है, ठीक है? और पूरा चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखो बेटा, अगर मान लो आप लोग ये क्या है? लंग्स है, क्या है? क्योंकि आपको पता है लंग्स इन्वॉल्व होंगे इसमें। ये मैं मान लेता हूँ क्या है? लंग्स। और बेटा इधर मान लेता हूँ सेल। क्या मान लेता हूँ? सेल का मतलब मान लो आप लोग कि टिश्यू है, या मान लो पूरा बॉडी पार्ट है हमारा। बोलो मत बेटा, बोल कर आप लोग। आपको पता है कि लंग्स का काम होगा रेस्पिरेशन में, यानी कि ब्रीथिंग में, और किसका होगा? सेल तक। मतलब सिंपल सा है कि हमें ऑक्सीजन को पहुंचाना है कहाँ पे? सेल तक। कैसे पहुंचाना है वो हम देखते हैं, ठीक है? पूरा पढ़ाता हूँ आपको मैं। देखो होता क्या है, यहाँ देखो, अगर हम ये देखें तो आपको पता है हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 क्या करते हैं? मतलब मैंने लंग्स में ऑक्सीजन को लिया और CO2 को बाहर निकाला। इतने क्रॉस को बोलते हैं हम लोग ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रीथिंग।
ये बात समझ में आई? क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। अब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यहां से आपको पता है ऐसे एक ब्लड वेसल्स आएगी और ब्लड वेसल्स ऐसे आएगी। अब आप लोग बताओ बेटा, ये देखो ये ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ जाता है? ब्लड में। कहाँ मिलता है? ब्लड में भी आरबीसी की थ्रू जाता है। मैं आपको ये भी कहानी बताऊंगा पूरी। अब आप लोग बताओ ये वाला ब्लड कौन सा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसमें क्या होगी? ऑक्सीजन, और जो ये ले जाती है उसको बोलते हैं आर्टरी। क्या बोलते हैं? आर्टरी। यानी कि हमारे जो लंग्स से ब्लड को लेके जाती है पूरा, मतलब हार्ट से लेके जाती है और सेल तक, जो हमारी ये देखा होगा हाथ पैर में है, इन्हें जो ब्लड लेके जा रही है उन्हें बोलते हैं आर्टरी। जो लेके आ रही है उन्हें क्या बोलते हैं? लेके जा रही है तो साफ सी बात है ऑक्सीजन लेके जा रही होंगी, और लेके आ रही होंगी तो क्या लेके आ रही होंगी? CO2। समझ गए? दूसरा आपको बताया बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन दे दी जाएगी, बताओ, और यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ से हमें क्या मिल जाएंगे? ATP। ये ऑक्सीजन किसका हो रहा है? फूड का, जो हमने खाना खाया है। आप लोग एक बार बताओ, अगर आप खाना खा रहे हो और आप सांस मार लो, क्या आपको एनर्जी मिलेगी? नहीं, क्योंकि फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, खाने खाने का फायदा क्या होगा? यही तो कारण है। आप लोग सोच सकते हो, देखो जब आप पहाड़ों जाते हैं, पहाड़ों पे तो आपने देखा होगा वहां पे 5% ऑक्सीजन कम हो जाता है, सही है? अब आप सांस तो ले रहे हो, लेकिन आपका ऑक्सीजन बाइंडिंग नहीं हो रहा है हीमोग्लोबिन से। आप कितना भी खा लेना, आपके अंदर उतनी एनर्जी नहीं आएगी जितना जो लोग पहाड़ पे रहते हैं उनकी इतनी। आपने देखा होगा जो पहाड़ों पर रहते हैं वो तुमसे ज्यादा वजन लेके चढ़ रहे होते हैं। मेन चीज ये होती है कि उनके बॉडी में आरबीसी काउंट क्या होता है? ज्यादा होता है, और ज्यादा होता है इसका मतलब वो कम ऑक्सीजन पे भी सर्वाइव कर लेते हैं। वो तब होता है जब हम वहां रहने लगे, उनकी बॉडी एडेप्ट कर जाती है। तुम पहली बार गए हो तो तुम्हें थकावट 100% लगेगी। ऐसे ही आपने देखा होगा फीवर होता है, फीवर होता है, आप कितना भी खाना खा लेना लेकिन आपको एनर्जी कम ही लगेगी, क्योंकि इसलिए लगेगी कि आपको ऑक्सीजन बाइंडिंग नहीं होगा आरबीसी से, और जब सेल तक ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं तो वहां पे रेस्पिरेशन नहीं होगा, और रेस्पिरेशन नहीं होगा तो एटीपी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे CO2 में कन्वर्ट हो गया, और ये CO2 कहाँ आ जाएगा? ब्लड में आ गया, और इसके थ्रू कहाँ आएगा? ब्लड के थ्रू आएगा ना। और ये बेटा क्या होगी बताओ? वेन्स। क्या होगी? वेन होगी ना। और इस ब्लड को बोलते हैं डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड, और ये CO2 हम लोग लंग्स को दे देते हैं, और लंग्स से क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। ये कहानी समझे आप लोग? अब आप लोग दूसरी बात समझो। देखो मैंने ये तो कर लिया ब्रीथिंग, मतलब सांस लिया ऐसे, लंग्स में छोड़ा और लंग्स में से बाहर निकाला CO2, इसको बोलते हैं ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग में। अब दूसरा सुनो, मैंने यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ब्लड को दिया और CO2 ब्लड से बाहर निकाला, तो ये बताओ क्या यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हुआ? हो गया। गैसेस का एक्सचेंज हुआ ना। ब्लड ने ऑक्सीजन लिया और CO2 दिया, लंग्स को दिया और लंग्स से O2 लिया। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये होती है प्राइमरी साइट। प्राइमरी साइट किसकी? एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। तो यहाँ पे प्राइमरी साइट होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आपको दिख रहा है लिखा हुआ ये? बिटवीन ब्लड गैसेस बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड। तो जो पहली साइड होती है वो कौन सी होती है? एल्वेलाई। मैंने किसे बोला है? लंग्स के लिए। लंग्स के जो अंदर क्या होते हैं? एल्वेलाई तो होते हैं। तो एल्वेलाई और ब्लड के बीच पहली बार एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कि ऑक्सीजन दी जाती है ब्लड के लिए और CO2 जो लेके आया उसको लिया जाता है। ये बात समझ गए आप लोग? दूसरी बेटा आप लोग बताओ, ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है क्या? और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन किसी चीज का भी हो हमारी बॉडी में, एक जगह से दूसरी जगह, हमेशा किस तरह होगा? ब्लड के थ्रू। भाई आपका हार्मोन सिक्रेशन हो रहा है, ब्लड के थ्रू हो रहा है। आपने खाना खाया, हर सेल तक हमारे फूड गया, किसके थ्रू गया? ब्लड के थ्रू। कोई भी चीज का अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किस तरह? ब्लड। लेकिन मेन होता है क्या? ऑक्सीजन और CO2। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये जो हो रहा है यहाँ तक, ये हो रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इस डायग्राम के थ्रू मैं सारा कुछ आपको यही क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है? बाई ब्लड किसकी तरह हो रहा है? ये बात समझे आप लोग? अब बेटा दूसरी जगह देखो आप लोग बताओ मुझे, क्या यहाँ पे ऑक्सीजन दी नहीं जा रही है और यहाँ से CO2? तो ये हो गई सेकेंडरी साइड।
आप लोग बताओ, आपने सांस लिया, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन ब्लड मिला, ब्लड के थ्रू हर एक सेल तक जाएगा और सेल को वहां पे ऑक्सीजन देगा और वहां से जो CO2 बनी है वो लेगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये हुआ सेकेंडरी साइट किसका? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ये बात समझे? और आप लोग बताओ, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन दे दिया है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रेस्पिरेशन। और कॉमनली अगर पूरे को मिला के बोले यहाँ से यहाँ तक को, तो पूरे को हम बोल सकते हैं रेस्पिरेशन। ये तुम्हारी पूरी कहानी होती है। बीच में एक चीज और इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे बताओ क्या होता होगा? हार्ट। अरे हार्ट दुखी वाला नहीं, हार्ट मतलब दिल। तो यहाँ पे बेटा ये जो पंप कर रहा है वो कौन कर रहा है? हार्ट कर रहा है। तो मैं ऐसे यहाँ बनाया नहीं है, मैंने बाद में बनाऊंगा। ये क्या होता है? हार्ट। लेकिन उससे लगेगा दूर जा रहा है। चलो रख, हाँ ठीक है, मुझे पता कैसा होता है। ये कहानी समझ गए? तो इस चैप्टर का नाम क्या था बेटा? ब्रीथिंग। ये हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस साथ में पढ़ेंगे। ये चैप्टर में पूरे हम ये पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? तो ये था तुम्हारा पूरा ओवरऑल चैप्टर का मतलब। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे ब्रीथिंग, फिर सेकंड पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, तीसरा पढ़ेंगे फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस और चौथा पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा बताऊंगा मैं कि कैसे होता है। ये पूरा चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आप लोग सांस ले रहे हो, एक बात और सुनो, बहुत बच्चे सोचते हैं कि हम सांस ले रहे हैं खाली ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सारी गैस ले रहे हैं, बस हमारे एल्वलाई में जाके जो बाइंड हो रही हैं वो कौन सी हो रही? खाली ऑक्सीजन, और बकाया सब वापस। तो ये आप लोग बना लो, बहुत अच्छा रहेगा चैप्टर से पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। ठीक है, पूरा चैप्टर आपको दिख रहा है सब सब? ये मैं बड़ा कर दूंगा, एक मिनट रुको। ऊपर चैप्टर का नाम डाल दिया ना आपने, अब आपको दिख रहा होगा ना? अब सही, अब देखो। पानी ले आओ, पानी नहीं है। ये तो उसकी लड़की को तले में ले आओ, वरना सारा खत्म हो जाएगा। मैं पानी ज्यादा पीता हूँ ना। और बेटा आप लोग छुट्टी मत करो, आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट चल रहा है। और ह्यूमन फिजियोलॉजी का छुट्टी करोगे तो फिर क्या बात? डॉक्टर कोई आपसे पूछ ले, बताओ लंग्स किधर होता है, आप समझेंगे बहुत लंग्स कहाँ, क्या बात कर रहा है। सही है? और ये तब समझ में आएगा जब आप डेली आओगे। अगर एक दिन की छुट्टी करोगे तो आप लोग फिर सोच सकते हो, क्योंकि मैं जब भी कोई स्टार्ट करता हूँ कोई चीज करते जीरो से समझाता हूँ आपको। और ये आपको ऐसा हो जाएगा कहते एकदम क्लियर, लेकिन आपको डेली आना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं कर सकते कि एकदम। बहुत दुख हो रहा है क्या बात है?
आज मैं आप लोगों को सेल साइकिल सेंटेंस क्वेश्चन करवा दूं, जिससे आप लोगों को और अच्छा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, शाम को ऑनलाइन क्लास में, ठीक है। सब बच्चे आना, हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन क्वेश्चन। हाँ सर पीवाई वाले पीवाई, हाँ ठीक है, शाम को करेंगे। और मैं बल्कि क्वेश्चन कम कराऊंगा, आपको समझाऊंगा ज़्यादा, जिससे आपको चैप्टर भी एक बार पूरा रिवाइज हो जाए, ठीक है। और गदो सब बच्चे आ जाएगा, इतने बच्चे यहाँ पे होते हैं तो आ ही जाएगा। और फिर आने के बाद बोलते नहीं है वहाँ पे, खाली 2-3 बच्चे आते हैं, बादल देता रहता है। बादल कौन है यहाँ पे? तू है, तू बताता है। और शगुन बताती रहती है, आंसर मुस्कान होगी। और कौन कौन बताता है? हाँ तुम किस नाम चाहती हो? राजीव, हाँ ये भी बताती है। बहुत कम बच्चे बताते हैं ना वहाँ पे। आप लोग डर लगता है घर पे बात कर, मतलब एक बोलते हुए? ये भी बोलता रहता है मुकेश। भाई घर पे तो अच्छी बात है, मम्मी पापा सोचते हैं बच्चा तो ऑनलाइन भी पढ़ाई कर रहा है, इसका मतलब अच्छा उन्हें दिखा दिया तो कोई सर बैठे हैं, मैं फोन नहीं चला रहा हूँ। देखिए पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ, किताब पढ़ते रहेंगे, ठीक है। ये समझ गए आप लोग? ये क्लियर हुआ बेटा? तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में। किसके बारे में? तो ये हटा दूं आप, लिख लिया बच्चों ने? बताओ, अभी लिख रहा है। चैप्टर का नाम था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है बेटा? चलो। हाँ हमारी आरबीसी से खाली ऑक्सीजन होता है मैडम, समझ गए? ब्लड में जाता है जो, वो ऑक्सीजन जाता है, बकाया नहीं जाएगा, ठीक है। चलो बेटा ये बताओ, आप लोग ये कहानी समझ गए? पूरा क्लियर हुआ आप लोगों को? अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ते हैं, हाँ बताओ। ये सब बताऊंगा, 120 दिन होता है, बात मत करेंगे, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा तभी, इधर देखो। अब थर्ड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो आप लोग बताओ बेटा, क्या रेस्पिरेशन के लिए सबके बॉडी में सेम ऑर्गन होता है? नहीं, हर बॉडी में अलग अलग ऑर्गन होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जैसे हमारे पास क्या होता है? लंग्स। ऐसे ही एक्वेटिक एनिमल, उनके पास क्या होता है? गिल्स। इसके बाद आपको पता होगा, ऐसे ही जैसे कि कुछ स्किन के द्वारा करते हैं, मेढक वगैरह। इनवर्टिब्रेट बहुत सारे ऐसे होते हैं बॉडी की सरफेस द्वारा करते हैं। ऐसे ही आपको पता होगा, जैसे तो मैं बात करूं तुम्हारा इंसेक्ट, ट्रैकियल ट्यूब होता है उनके पास। मतलब सबके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। हम उनकी अभी मैं किताब पढ़ाऊंगा तो आपको सबके बारे में बता दूंगा एक बार। पहले जो हमारे बात आती है वो आती है लंग्स के बारे में, कि लंग्स कैसे होते हैं और कहाँ पे होते हैं, ठीक है? वो समझा रहा हूँ आपको, क्लियर? देखो होता क्या है, मैं स्टार्टिंग पूरी कहानी बता रहा हूँ आपको। अगर हम यहाँ पे देखें बेटा, तो आपको पता है हम लोग जो सांस ले रहे हैं सिर के नॉस्ट्रल में जा रहा है, उसके बाद आपको पता है यहाँ पे फायरिंग्स में आ रहा है, और उसके बाद जा रहा है ट्रेकिया में। कहाँ जा रहा है? और आपके जो लंग्स रखे हुए हैं वो किसमें रखे हुए हैं? थोरेसिक चैम्बर में। और हमारा लंग्स में दो चीजें रखी हुई हैं, दो ऑर्गन इंपॉर्टेंट। एक तो हमारा लंग्स और दूसरा हार्ट रखा हुआ है हमारा कहाँ पे? थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी क्या होती है? अगले से बनी है तो स्टर्नम के द्वारा, लेटरल साइड में क्या है? रिब्स, और पीछे क्या है? वर्टिब्रल कॉलम, सही है। और नीचे से क्या है? डायफ्राम, सही है। इन चीजों से बना है हमारा थोरेसिक चैम्बर। और अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ हमारी बॉडी में सबसे सेफेस्ट
कौन सा चैम्बर है, तो ये तो नहीं है, सबसे सेफेस्ट हमारा ये है क्रेनियम, और सेकंड सेफेस्ट चैम्बर है वो कौन सा है, थोरेसिक चैम्बर। समझ गए आप लोग। तो पहले मैं लंग्स के बारे में थोड़ी बात करता हूँ। देखो बेटा, अगर हम ह्यूमन, मैं यहाँ चैप्टर का नाम डाल दूं पहले, ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो हमारे पास क्या होता है बेटा, लंग्स होता है। क्या होता है, तो मैं पूरी कहानी समझा रहा हूँ। देखो क्या होता है, सुनो। ये थोड़ा सा अब सही है ना, यहाँ देखो, दिख रहा है आपको? अभी क्या दिखेगा, मैं लिखूंगा तो दिखेगा। चलो देखो, अबे गलत तुम बोल क्या रहे हो, बोलो तो मत। पानी मत खेलो, पहले समझ लो हम लोग। चलो मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ, फिर आपको समझ में आएगा पूरा। यहाँ होता है हमारा हार्ट डेवलप, क्या होता है यहाँ। चलो यहाँ पे देखो, आप लोग समझ लो पहले थोड़ा सा, मैं थोड़ा आपको ये दिखवा दूँ पहले। बेटा यहाँ ध्यान सुनो आप लोग, पहले ये बताओ ये क्या है आपका बक्कल कैविटी। बेटा बोलो मत कोई बच्चा, ये बक्कल कैविटी हो गया, यानी आप खाना खाते हैं यहाँ पे। और ये होते हैं नॉस्ट्रिल, क्या होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल, एक होते हैं इंटरनल। सही है, एक्सटर्नल वाले ये वाला एक्सटर्नल होता है, ये वाला कौन सा होता है, इंटरनल। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये तो होते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, और एक होता है इंटरनल नॉस्ट्रिल।
बेटा दूसरा बात सुनो आप लोग, आपको पता होगा इंटरनल नॉस्ट्रल होता है, वहां पे होती है सेंसरी एपिथेलियम। क्या होती है? सेंसरी एपिथेलियम होती है। और यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इसके पास होते हैं सेंसरी सेल। तभी तो आपको पता है स्मेल आती है। किसी किसी के पास ज्यादा होते हैं, किसी के पास क्या होते हैं, कम होते हैं। आपने बहुत लोग ऐसे देखे होंगे, लोग अपने घर में बैठ के बता देंगे दूसरे घर में क्या बन रहा है, होते नहीं होते हैं, और तुरंत जाते हैं हाँ भाई क्या बना रहे हो आज। मेरे मोहल्ले में एक है ना, मुझे पता है, तो वो अगर तुम्हारे घर पे कुछ बन रहा है तो 100% वो एक बार तो ऐसे आगे कहीं देंगे, अच्छे आज तो कुछ बन रहा है। तो और कुछ ऐसे होते हैं जो सब खाना भी बेकार खवा दो उन्हें, वो भी समझ नहीं आएगा कि खाना बेकार है, टेस्ट लेके बताएंगे अरे ये तो बेकार है, उन्हें महक बिल्कुल नहीं आएगी। तो सबसे ज्यादा होता है कुत्ते, डॉग होता है, उसके बाद होता है सेंसरी एपिथेलियम सबसे ज्यादा, वो बेटा उसका सूंघने का बहुत तेज होता है। सही है, चलो अगले देखो, ये हमारे हम बोल सकते हैं एक सेंसरी एपिथेलियम किससे काम करता है? रिसीव स्मेल। ठीक है, अब आप लोग एक बात सुनो बेटा, यहाँ से देखो, अब यहाँ पे आपको पता है ये वाला क्या एरिया होता है? फायरिंग। क्या होता है? फायरिंग का काम क्या होता है? कॉमन पैसेज होता है फूड एंड एयर का, यानी कि फूड का भी और एयर का भी, जो ये होता है ये इसे बोलते हैं फायरिंग। जहाँ पे हमारा, तभी तो आपने देखो जब कोई फंदा लगता है वहीं नाक से पानी आ जाता है, वो क्यों आ जाता है? क्योंकि आपने खाना तो यहाँ रखा था ना, जब एकदम आता है हिटकेस तो माउथ से तो कम आता है, नाक से आ जाता है। ठीक है, उसका रीजन ये होता है कि फायरिंग से आ जाता है। ठीक है, अगले अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो रास्ते होते हैं, एक तो होता है ये ईसोफेगस। क्या होता है? और आप लोग बताओ ईसोफेगस सिर्फ कहाँ किया जाएगा? फूड क्या जाएगा? और हम बोल सकते हैं यहीं पे होता है आगे वाली साइड में ट्रैकिया। क्या होता है? हम ऐसे बोल सकते हैं जो ये ढक्कन टाइप का लगा हुआ है, इसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं? लिखूं कहाँ है? इसे बोलते हैं एपिग्लोटिस, और ये काम करता है। आप लोग बताओ, अगर आप खाना खा रहे हो, सही है, तो बेटा खाना ट्रैकिया में ना जाए, इसीलिए ये एपिग्लोटिस क्या काम करता है? ढक्कन की तरह। दूसरा, आप लोग जब बोलते हो तो ये एपिग्लोटिस ओपन होता है, तभी तो आप बोलो, देखो एयर निकल रही है आपको माउथ से लगातार, और इसीलिए तो आपकी आवाज आ रही है। दूसरा क्या है? तभी तो कहते हैं खाना खाते हुए बातें नहीं करनी चाहिए। पुराने लोग बोलते तो बताते सब कुछ है, लेकिन उन्हें रीजन नहीं पता होता क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए रीजन। इसलिए नहीं करना चाहिए कि आप बातें करोगे तो ईयर निकलेगी बाहर, और ईयर निकलेगी तो आपका एपिग्लोटिस क्या हो जाएगा? ओपन। और अगर ये ओपन हो जाएगा तो आप खाना खा रहे हो, आपको कहाँ चला जाएगा? ट्रैकिया में, और आपको क्या पड़ जाएगा? फंदा। इसीलिए कहते हैं खाना खाते हुए नहीं बोलना चाहिए, शांति से खाना चाहिए। समझ गए आपको? ठीक है, अब बेटा देखो इधर ये एपिग्लोटिस, और जो ये ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इसको बोलते हैं ग्लोटिस। क्या बोलते हैं? ग्लोटिस। और यहीं पे होता है ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं साउंड बॉक्स। क्या बोलते हैं? जो हमारी आवाज आती है वो यहाँ से आती है, इससे। दूसरा सुनो आप लोग, आवाज हमारी इससे आ रही है, साउंड बॉक्स से आ रही है, लेकिन जो आप लोग ऐसे, जैसे तो आपने बांसुरी देखा होगा, बांसुरी सबने देखा होगा, जब हम बजाते हैं उसमें फूंक मारते हैं ना, और फूंक मार के आपको पता है हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तभी तो एक धुन आती है। ऐसे ही मान लो कि हम लोग जो ऐसे ऐसे करते हैं हाथों से, ऐसे हम माउथ में किससे कर रहे हैं? जीभ और दांतों से। जैसे आप लोग जा बोलोगे जा, तो आपको जी ऊपर टच करनी पड़ेगी तब निकलेगा जा। ऐसा नहीं कि आप जैसे पा बोलो, पा बिना ओंठ को करेंगे बोल सकते हो? कौन बोलेगा? बोलना बोलना, कौन बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता, खाली आ निकलेगा, पा नहीं निकलेगा। ऐसे ही आप लोग ता बोलो, ता, तो जीभ आपको ऊपर टच करनी पड़ेगी। अब आप लोग बिना जीभ ऊपर टच ता बोल सकते हो क्या? बोलो देखो, आ नहीं बोल पाएगा ना, ता आ निकल रहा है, ता नहीं निकल रहा है। तो एक जो आप लोग बांसुरी में ऐसे से करते हो, ऐसे से, उसका काम करता है हमारा माउथ, जिससे हमारे अक्षर आवाज सही से निकलती है। आपने देखो कुछ बच्चे होते हैं वो छोटे पे तुतलाते हैं, जैसे का कह रहे हैं तो ता बोलेंगे। जैसे कोई सपोज बट बताओ, जैसे कहते हैं कहाँ जा रहे हो तो कहाँ जा रहे हो, वो छोटे होते हैं। उसका एक मंत्र होता है खाली कि उनका जो इधर देखो जो जीभ होता है, जीभ इसके नीचे एक ज्वाइंट होता है, सही है, फ्रेनुलम बोलते हैं इसे, फ्रेनुलम। उसका वो ज्यादा अटैच होता है बच्चे का,
अगर कोई बच्चा ऐसा कर रहा है एक्टिविटी, तो आप लोग ऐसा नहीं कि आप लोग कहीं का हवन बोल दो, उससे सही नहीं होगा। वो बच्चा तब सही होगा, उसका आप लोग क्या करो, डॉक्टर के पास ले जाओ और वो फ्रंट का थोड़ा सा ऑपरेशन कर देंगे, कट कर देंगे। और जब कट कर देंगे तो उसके जीभ माइंड का मूवमेंट सही हो जाएगा, और जीभ का मूवमेंट सही हो जाएगा, बच्चा सही बोलने लगेगा। वो वाले शब्द नहीं बोल पाता है जिसमें उसे जीभ का यूज करना पड़ता है। बकाया पापा को अच्छे से कह देगा, मम्मी भी कह देगा, लेकिन कहाँ जा रहे हो, क्योंकि कहाँ करने में तो जीभ का अंदर वाला पोर्शन ऊपर करना पड़ रहा है ना, कहाँ, तो वहां निकलता है तहाँ, क्योंकि का कर नहीं पाएगा ना अंदर से, क्योंकि अटैच ज्यादा है ना जीभ हमारी। तो समझ गए, ये कुछ सब साइंटिफिक रीजन होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता कि अगर वो बच्चा थोड़ा सा वैसे बोल पा रहा है का, लेकिन ऐसा नहीं कि 1 साल का बच्चा हो तो उसका कटवा रहा। पहले वेट करना तो 3 साल तक हो सकता है। उस कभी भी बच्चे आजकल पता है क्या हुआ है, आजकल आपने देखा होगा बच्चे बहुत लेट बोलना स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब लेट बोलना स्टार्ट कर रहे हैं। वो 2-3 साल के हो जाएंगे, खाली पापा मम्मी के अलावा कोई बोल ही नहीं पाते हैं। उसका रीजन ये है कि बच्चे को हम लोग फोन बहुत दे रहे हैं, पहला रीजन। बेटा जो बच्चा होता है, बच्चा वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। जब बच्चा पैदा होता है उसे कुछ नहीं पता होता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, उसे नहीं पता कि कोई भाषा भी होती है। आपने देखा होगा पहले के जो लोग थे, जैसे दादा दादी थे, पापा मम्मी थे, वो बहुत छोटे बच्चे से भी वैसी बातें करते थे जैसे बड़े से कर रहे हैं। जैसे बच्चा लेटा है तो फालतू में कह रहे हैं अरे लेटे हो, मतलब बच्चा हंस रहा है देख के ना। दूसरा, दादा नानी उनको कहानी सुना रहे हैं, और तुम पता है बाबा दादी थोड़ी ज्यादा स्कूल आते हैं तो वो फालतू बातें बहुत करते हैं बच्चे से। अब सुनो, बच्चा क्या करता है, उनके जो ये मूवमेंट होता है फोटो का, ये सब देखता है बहुत अच्छे से। और तुमने देखा होगा छोटे बच्चे ऐसे होते हैं, अगर तुम जो एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे तुम देखा होगा किसी के सपोज मानो फादर हैं, वो अगर सुबह को डेली पढ़ाई कर रहे हैं उठ के, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ अगर बच्चा छोटे से बड़ा होगा तो वो उसका सुबह का पढ़ने का आदत अपने आप बन जाएगा। उसे पता है ना पापा क्या कर रहे हैं, तो बच्चा ये बहुत चीजें जल्दी देखता है। अब तुम ऐसे बच्चे का फोन चलाना, तुरंत मांग लेगा मैं चलाऊंगा फोन, तो उसे पता है तुम फोन चला रहे हो। तो बच्चा क्या करता है, वो लिफ्ट का मूवमेंट देखता है। जब वो फोन में देखता है तो वो इतना, क्योंकि फोन होता है 3D में स्क्रीन होता है, तो वो उन जो लिप्स के मूवमेंट होते हैं वो कैच नहीं कर पाता है, इसलिए बच्चा बोलना नहीं सीखता है। और आजकल जो छोटे बच्चे होते हैं, माँ बाप उनसे बहुत दूर रहते हैं। दूर का मतलब है कि जैसे वो खाना बना रहा है, परेशान कर रहा है, तो उनको फोन दे दिया, मतलब बच्चा रोए ना खाली बस, चाहे उन्हें फोन पूरे दिन देना पड़े। और ये सबसे बड़ा असर है। आने वाले टाइम में देखना आप लोग क्या होने वाला है। एक बात आपको नॉलेज की बता दूं, बहुत सारे ऐसे केस पाए गए हैं जो बच्चे के अंदर मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं बच्चे ये फोन से। बच्चे इतना ज्यादा इरिटेट हो रहे हैं कि उन्हें बाहरी दुनिया से मतलब ही नहीं रहा। जैसे एक 5 साल का बच्चा है, ऐसे बच्चे भी हैं कि उसे अगर तुम फोन नहीं दोगे तो खाना ही नहीं खाएगा, चाहे तुम कितना भी कहना, मतलब उनके अंदर इमोशंस वगैरह कुछ रहे नहीं। उन्हें नहीं मतलब पापा क्या कह रहे हैं, मम्मी क्या कह रहे हैं, उन्हें तो मतलब फोन से खाली बस, क्योंकि उनको स्टार्टिंग से क्या दिखाया गया है, फोन। अगर आपके घर में कोई फैमिली में छोटा बच्चा हो तो मैं आपको बता दूं नॉलेज के लिए, कम से कम 3 साल तक बच्चे का जो स्क्रीन टाइम रहना चाहिए 0 रहना चाहिए, 0। बच्चे के हाथ में कभी भी फोन ना जाए 3 साल तक। अगर बच्चा 4 या 5 साल तक हो रहा है तो उसका स्क्रीन टाइम बहुत रहना चाहिए 30 से 50 मिनट तक बस। अगर किसी के माँ बाप ने 3 साल से पहले फोन दिया है तो बच्चा पहली बात तो पूरे मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाएगा पूरी तरीके से, जो उसके अंदर सेंसेशन आने चाहिए ना वो नहीं आ पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा बच्चे जो पुराने बच्चे थे, फोन नहीं होता तो वो रोते थे तो खुल के रोते थे, हंसते थे तो खुल के हंसते थे, बातें करते थे। अब के बच्चों को फर्क नहीं पड़ता, उन्हें खाली बस फोन दे दो, बात खत्म। उन्हें मतलब नहीं घर में मामा आए, घर में मामी आई, घर में कौन आया, घर में कौन है कौन नहीं है, कहाँ जा रहा है, कोई मतलब नहीं। उन्हें मतलब किससे, खाली मोबाइल से बस। अब तुम सोचो ऐसे बच्चे का क्या फिजिकली और क्या मेंटली डेवलपमेंट हो पाएगा, हो पाएगा? तो बहुत ध्यान से ध्यान रखना। अगर 5-6 साल के बाद बच्चे के पास फोन बहुत रहा है तो बच्चा इतना बड़ा बिगड़ जाएगा ना कि उसे पढ़ाई में आप कंट्रोल नहीं कर पाओ कभी भी। 3 साल तक उसका स्क्रीन टाइमिंग 0 रखना, 0, चाहे भले वो रोए कुछ भी करे, उसे फोन मत देना। और आजकल मुझे लगता है कि पहली प्रायोरिटी माँ बाप की यही है कि फोन देना। मैंने तो ऐसे बच्चे अब इतने बिगड़ गए हैं, जैसे सपोज मैं दूसरी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी एक भांजे है, वो भांजे मतलब बहन के सिस्टर के लड़का है, तो वो कैसे हैं, वो अभी छोटे हैं, 2 साल के हैं।
अब उनका लाड प्यार बहुत होता है, 2 साल के अकेले हैं तो, और घर पे भी हमारे अकेले ही हैं, तो दोनों जगह अकेले हैं, तो पता है क्या होता है, वो इतने ज्यादा फोन से वो डिस्टर्ब हो गए कि जब वो जैसे तुम देखोगे तुमसे खाली मामा तो बोल देंगे, उसके बाद उन्हें फोन चाहिए, तो तुम्हारे पास बैठेंगे वरना नहीं बैठेंगे। तो मैंने समझाया दीदी को, मैंने कहा तुमने बहुत बिगाड़ा हुआ है, अगर ये फोन दोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी बाद में। तो उनने क्या किया है खुद, लेकिन ये कंट्रोल तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। अब उनने क्या किया है, अगर वो होंगे तो फोन खुद नहीं चलाएंगे, कोई भी नहीं चलाएगा घर में, मतलब बच्चे के सामने तुम चलाओगे बच्चा चलाएगा, जब फोन में दिखेगा ही नहीं उसको तो कैसे चलाएगा। तो मेन चीज ये होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए बताया कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक आने वाली। चलो अगले देखो, ये क्या है बेटा, साउंड बॉक्स हो गया, यहाँ देखो। इसके बाद ये क्या है, ट्रैकिया। क्या है, इसे हम लोग बोल सकते हैं ईयर पाइप। क्या बोल सकते हैं, ईयर पाइप, ठीक है। दूसरा सुनो आप लोग, आपको पता है आपका ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, ये रिंग और होती है इससे अगले तक के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और बेटा इसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकी। क्या बोलते हैं, ऐसे सेकेंडरी होता है, फिर क्या होता है टर्सरी होता है ऐसे, और जो फाइनली पहुंचता है वो कहां पहुंचता है, एल्वेलाई। मैं ऐसे बोल सकता हूं कि लंग्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट होता है वो कौन होता है, एल्वेलाई। एल्वेलाई गुच्छे को ही हम लोग बोलते हैं लंग्स। और कुछ सुनना है यहाँ पे। दूसरा आपको बताया बेटा, यहाँ पे ये क्या होता है, हार्ट होता है। दूसरा ये क्या है, डायफ्राम है, ये डायफ्राम हो गया। इसके बाद ये क्या है, रिब्स है। तो आप लोग मेरे साथ समझ गए लंग्स क्या है। लंग्स का मतलब सिंपल सा है कि गुच्छा ऑफ एल्वेलाई, सही है, एल्वेलाई से बना होता है। एल्वेलाई क्या होते हैं, छोटे छोटे बबल्स टाइप के, मतलब गुब्बारे टाइप के, जहाँ पे हमारा ऑक्सीजन पहुंचता है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो ब्लड कैपिलरी यही तो आती है, और इन्हीं के पास एल्वेलाई और उनका क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। जो बता रहा था प्राइमरी साइड, वो एल्वेलाई और ब्लड के बीच होता है। तो ये तुम्हारे लंग्स थे, कितने होते हैं, 2 होते हैं। दूसरा आपको पता है थोरेसिक चैम्बर में होते हैं। तीसरा मैं कह दे रहा हूँ कि आप लोग ये बोल सकते थोरेसिक चैम्बर कैसे बना होता है, तो देख लो, ये इधर उधर कर दूं थोड़ा बहुत, ये ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बेटा ये होते कहाँ पे हैं, तो ये होते हैं थोरेसिक चैम्बर। किसमें होते हैं, और आपको पता होना चाहिए थोरेसिक चैम्बर जो बना होता है हमारा, तो बताओ वेंट्रल साइड में क्या होता है, बताओ, स्टर्नम, इसे बोलते हैं ब्रेस्ट होने वाली। इसके बाद जो लेटरल साइड होता है उसमें क्या होता है बेटा, क्या होता है बताओ, रिब्स। इसके बाद डोर्सल साइड में क्या होता है, डोर्सल साइड में होता है वर्टिब्रल कॉलम। और अगर हम बात करें सबसे नीचे साइड में क्या होता है, तो डायफ्राम होता है। क्या होता है, डायफ्राम। तो इससे हमारा बना होता है थोरेसिक चैम्बर, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग क्लियर हुआ सब कुछ। अभी हम लोग किताब पढ़ लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बकाया आपको समझ गए, हम लंग्स का क्या काम होता है, ऑक्सीजन को रिसीव करना, ठीक है। हम लोग इनहेल करते हैं और CO2 क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। तो आप लोग ये बना रहे हो, चलो करो। ये हालात अभी थोड़ा बड़ा कर देगा, उन्हें दिखेगा नहीं, चलो ठीक है। तुम्हारा ट्रेन रन हो गया है आज, अच्छा वो है तो बना रहे हो आप लोग, बनाओ।
अब आप लोग ये देखो बेटा, जैसे ये वाला ईसोफेगस था, ये वाला फूड पाइप, ये पता है कहाँ ओपन होता है? ऐसे आते हुए, तो देखो ऐसे आते हुए यहाँ होता है स्टमक, ये कहाँ ओपन होता है? स्टमक में, और स्टमक के बाद ऐसे लिवर निकाल होती है ना। पूरा मैं डायग्राम समझा दूंगा आपको एक बार। अभी हम लोग पहले ये बनाओ, मैं दिखाऊंगा अभी गूगल पे एक अच्छा डायग्राम, ठीक है? इसमें सब कुछ आते हैं बॉडी पार्ट। और आपको सब लोग मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करो बहुत अच्छे से, ठीक है? ऊपर बन गया, तो नीचे होनी चाहिए, ठीक है? गलती में हो गया, कोई बात नहीं। इतने ऊपर नहीं होते कि ईसोफेगस के बराबर में जाए, ग्लोटिस के या ग्लोटिस के। कोई बात नहीं, होता ही लग रहा है। मैं थोड़ा स्पीड छोटा है ना इसका, स्पीड छोटा है थोड़ा सा, कार्डियोलॉजी मतलब हाँ वो वैसे तो होता है। आपने एक मूवी देखी लक? लक, अरे मूवी मैं भी देखता हूँ। उसमें लक में पता है क्या होता है? हार्ट हमारा लेफ्ट साइड होता है ना। हाँ सर। उसमें ये दिखाया गया है कि इसका लक कितना अच्छा है। अच्छी मूवी है, मुझे कुछ मूवी ज्यादा अच्छी लगती है, मतलब वही मैं देख कर रहता हूँ। जब कोई लगता है मूवी को प्राइज देख लेता हूँ। तो उसमें गेम खिलाता है, वो 20 लोगों को इकट्ठा करता है और ये देखता है किसका लक कितना अच्छा है। तो वो गेम चलते हैं कि ये गेम में किसका लक बढ़िया होगा। जैसे वो एक बार समुद्र में फेंक देता था, अब जिसका लक हुआ वो बच के आएगा, चाबी ऐसे। लास्ट का सीन आपको बताऊं क्या होता है? बचते खाली 2 लोग लास्ट में बिल्कुल। अब इन दोनों लोगों में से एक विनर बनना है और जो हार रहे हैं उन्हें मरना होगा, यही बात निश्चित है। वो पहले ही साइन करवा लेता है, जो गद्दार होता है वो डैडी। आप समझ क्या होता है? समझ। तो लास्ट में एक लड़का होता है, उसका लक सबसे अच्छा होता है, गोली मारता है तो इतना होता है कि उसका जो हार्ट पे गोली मारता है ना, जिससे मर जाए तुरंत ही वो, तो हार्ट उसका लेफ्ट साइड से किधर होता है? राइट साइड में। और ऐसा एक मुझे तब पता लगा कि मुझे पता नहीं था तब, जब मूवी देखी तो मैंने फिर देखा तो ऐसा लाखों या बहुत करोड़ों लोगों में एक का केस मिलता है ऐसा। तो कुछ मूवी ऐसी होती है जो हमें बता के जाती है कुछ ना कुछ, तो ऐसी मूवी देखा करो आप, सही है? ऐसा मत देखा करो जैसे अभी आई थी, कौन सी एनिमल नहीं, अभी जो कौन सी आई थी सबरी वाली में, शायद सही आ रहा। कौन सी? देवदास, देवदास डाले थे, मैं को देवदास में डाले थे सर। कुछ ज्यादा थ्री इडियट होती है, थ्री इडियट बहुत अच्छी मूवी लगती है। थ्री इडियट आपने देखी है? नहीं देखी है? वो देखना चाहिए आपको। या फिर ए बोलो मत बेटा, आप तुम लोग देखते हो कहाँ तक? लो आप पहले देखते हो आप। जीत तो मुझे सबने देखी होगी यहाँ पे, सनी देओल वाली।
बेटा ये बना लिया आप लोगों ने? क्यों? क्या करना है? क्यों? अरे पंखा संभालना पड़ेगा भाई, ये तो हमारे सामने रहता है। चल ठंड भी आने वाली है वैसे, एसी लगने वाली है आपको, पता है आपको? अभी मैं एक बात बताता हूँ आपको, बेटा सुनो सुनो, लाइब्रेरी में बनेगा अपने आपका, और लाइब्रेरी बन जाएगा तो आप लोग आराम से सुबह आया करना, मस्त वहाँ पढ़े, फिर कोचिंग पढ़े शाम को पढ़े। आप सुनो सुनो ये, और ये कोचिंग शिफ्ट हो जाएगा आपका उपाधि में। वहाँ तो चल रही है सर, एक क्लास चल रही है। मान के चलो 2 मंथ चल रही बात सर, वहाँ तो एक क्लास चल रही है। और लाइब्रेरी में लिमिटेड सीटें होंगी, एससी आईएएस सबके बच्चे बैठेंगे, और वो बच्चे को दी जाएगी जिसके जो कंटिन्यू कोचिंग कर रहा है। यहाँ लगना ही होगा तो आपको फायदा होगा, लेकिन तब होगा जब आप डेली रहोगे, यहाँ लगना ही होगा। और लाइब्रेरी का मतलब है बहुत बिंदास लाइब्रेरी होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। जी आप बिंदास का मतलब सर भी आएंगे पढ़ने? बढ़िया, मैं भी रहूँगा, कैसे करोगे, लेकिन दिन में मेरे पास टाइम नहीं है, रात में ओपन नहीं होगी बात तो ये है। मुझे पता है क्या है आपका, मतलब रात में बंद हो जाती है, चाबी ले लेंगे तो चोरी करके ले जाओगे। फिर आप लोग आराम से खाना लेके आए सुबह सुबह, वहाँ पढ़े 2 बजे तक, और 2 बजे के बाद कोचिंग पढ़े, 5 बजे चलेगा, सबसे अच्छा रहेगा। हो जाएगा, सब चीज हो जाएगा। ये लिख लिया, बना लिया, माथे का बना लिया। चलो हम लोग किताब पढ़ते हैं, ठीक है? ये चैप्टर स्टार्ट भी कर लो, हटाओ इसे, रुक जाओ, लो चैप्टर स्टार्टिंग से आपको स्पेंड करने वाला है, लेकिन मैं समझा दिया ना चलिए। और बेटा आप लोग छुट्टी मत करो, बार बार करो, इसीलिए मैंने आज मैसेज किया दोस्तों। हाँ वो पकड़ दूंगे, लो हो गया, चलो देख लिया। कोई बात नहीं, आप लोग आराम से पढ़ो, लेकिन समझ समझ के पढ़ो, ठीक है? जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? और बेटा आप लोग कम से कम 5 से 6 घंटे घर में पढ़ रहे हो, या खाली आधे घंटे पढ़ लेते हो? 5 से 6 घंटे आप लोग रेगुलर पढ़ो, वरना आपने अभी देखी थी फैट की हालत क्या थी, जो पेपर हुआ है फैट का हालत देखा था आपने? लोग ट्राली से गए थे पेपर देने, ट्राली से।
पानी तब भी पानी था। सुनो सुनो, अब सोचो सोचो बेटा, बोलो मत बोलिए। कोई बच्चा कितना भी मेंटली प्रिपेयर हो, स्ट्रांग हो, जब वो इतनी भीड़ में उतनी मुसीबत में पेपर देने जाएगा, बताओ क्या पेपर में करेगा? मुझे लगता है 30% भी नहीं कर पाएगा। और ये हालात हैं इस टाइम बेरोजगारी के, और ये खाली यूपी की बात कर रहा हूँ मैं। सुनो, पैट का मतलब इतना था खाली, बस उससे नौकरी नहीं मिल रही है, कहीं सोच रहा है कि नौकरी मिल जाएगी। पैट का मतलब इतना था कि पैट का पेपर अगर आपने पास किया है तो अब आप जब नौकरी लगे निकलेगी वैकेंसी तो उसमें फॉर्म डाल सकते हो। अब सोचो इतना इंटरेस्ट, इतना भीड़ तब था जब बहुत बच्चों ने इंटरेस्ट नहीं किया। जैसे मैं कभी नहीं दूंगा पैट एग्जाम, मतलब नहीं दूंगा, मुझे पता है मैं कभी डालूंगा नहीं फॉर्म। दूसरा क्या है, अब कभी जरूरत पड़ेगी तो देना पड़ेगा। दूसरा क्या है, ऐसे मेरी तरह बहुत लोग होंगे जिसने सोचा हुआ है, छोड़ो क्या दिक्कत है, लेकिन सोचो हालात कैसे थे। ट्रेन में पता है लोग ऐसे चढ़ रहे थे, ऐसे गए थे बिल्कुल जान पे खेल के, कि अगर जरा सा हाथ स्लिप हुआ तुरंत मर गए, डेथ हो जाती है। बोल कर आप लोग स्टेशन पे ऐसे लोग सो रहे थे ना। अब सोचो एक बच्चा है स्टूडेंट, अगर वो ऐसे करके एग्जाम देने जाएगा वो क्या करेगा? इतनी बड़ी जरूरत नहीं इस टाइम एग्जाम की। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है वो नीट का है, सबसे बढ़िया। जहां आपको इतना भीड़ तो नहीं मिल रहा है, उधर तो और ज्यादा कंपटीशन है। आप सोचो बहुत सारे बेचारे बच्चे ऐसे हैं, मैंने बात करता हूँ ना किसी बच्चे से, वो कहते हैं सर हमें पता ही नहीं हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ नहीं हुआ तो लगा लाओ पैट के एग्जाम दे दो। अब वो क्या करें, बेचारे पढ़ रहे हैं तो उन्होंने सोचा था यही भर देते हैं पेपर, मतलब उन्हें खुद नहीं पता है, क्योंकि पता क्यों नहीं, वैकेंसी नहीं आ रही है, और आएंगी तो कब पेपर होगा ये भी नहीं पता है, और पेपर सही सलामत हो जाएगा ये भी नहीं पता है, रिजल्ट कब आएगा ये भी नहीं पता है, तो वो क्या उसका फ्यूचर है बताओ। आपको पता है पीजीटी का जो फॉर्म भरा गया था, पता है कब भरा गया था? 2019 में। और अभी क्या चल रहा है पता है? और अभी कंफर्म नहीं हुआ है पेपर होगा। अरे वो तो लग रहा है ये डेट लग के हट गई। सुनो पहले, अरे आप इतना ज्यादा सोचो, मेंटली पेपर कौन स्टूडेंट होगा 19 से वेट करेगा 25 तक का, और कितने पेरेंट्स के पास कितना रुपया होगा 7 साल वेट करवाएगा। नीट का अपना ये तो है हर साल एग्जाम हो रहा है, ये तो पता है 5 मई को होगा तो होगा, मतलब सर ये चीज बहुत बेटा बोलो आप तो थोड़ा कम बोला करो, उससे ही कर रही है, मैं नहीं सुनता हूँ, बातें करता हूँ। दूसरा क्या है, अब सुनो मैं कह रहा हूँ, ये बात तो नहीं कर रहा है, इधर मेरी बात सुनो। और दूसरा क्या है कि उन बच्चों का कितना पेशेंस होगा जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक फैक्ट है। और इस चीज को देखते हुए मैं समझाता हूँ बच्चों को कि आप लोग अपने भाई बहन से जो बड़े हैं जो अपनी तैयारी कर रहे हैं इन चीजों की, वो कितना ज्यादा परेशानी में आपको सोच नहीं सकते। जो लोग रनिंग में, जब उनकी बात नहीं रनिंग में मतलब कोई वैकेंसी मतलब जॉब कर रहे हैं, और जॉब नहीं कर रहे हैं बेचारा बच्चा क्या करेगा बताओ। एक बात और होती है, जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हो और आपसे कहा जाए पेपर 7 साल बाद होगा, तो आप लोग जितना पढ़ा सब भूल जाओगे, 1 साल में भूल जाओगे, या तो 7 साल का वेट करोगे पढ़ते पढ़ते। तो ये कितना बड़ा एक चैलेंज है बच्चों के लिए। और मुझे लगता है बेटा आज के टाइम पे ध्यान रखना, गवर्नमेंट जॉब लेना सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नीट एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। आप लोग चाहे भले 1 साल नहीं 2 साल ले लो, 2 साल नहीं 3 साल ले लो, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अपने मन के राजा रहोगे, सबसे ज्यादा रुपया रहेगा, सब कुछ सबसे ज्यादा आपके लिए रिस्पेक्ट मिलेगी, सब कुछ बहुत अच्छा मिलेगा। समझ रहे हो? चलो तो यहाँ पे चैप्टर निकालते हैं, तो ज्यादा नहीं था, फिर समझते हैं क्या करें। चलो बेटा, ये हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, और इसका जो चैप्टर पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो मैं आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ाऊंगा ये तो आपको पता ही है।
हम लोग लंग्स के बारे में पढ़ चुके हैं अभी। इसके बाद आपको पता है हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, लंग्स, ब्रीथिंग पढ़ेंगे, मैकेनिज्म, एक्सचेंज ऑफ गैस पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस पढ़ेंगे ब्लड के थ्रू। क्या हुआ बेटा? इसके बाद देखो आप लोग, इसके बाद रेगुलेशन पढ़ेंगे और साथ में क्या पढ़ेंगे? डिसऑर्डर। क्या पढ़ेंगे? तो पढ़े इसे। देखो कह रहे हैं एज यू हैव रीड अर्लियर ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ईटीसी। ये यहाँ पे क्यों कह रहा है ये बात कि आप लोग पढ़ चुके हो? इससे पहले एक चैप्टर था रेस्पिरेशन, जो आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है क्योंकि अभी छुट्टी वैसे स्किप हो गया वो, और हम लोग डायरेक्ट इस पे आ गए ह्यूमन फिजियोलॉजी पे। अगर वो पढ़ के आते तो आपको इतना पता होता कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं फूड का, जो ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, जो हम खाते हैं, फैटी एसिड हो गया, इन सब का क्या होता है? ब्रेक डाउन। ठीक है। अगले कह रहा है बेटा टू ड्राइव एनर्जी, क्यों होता है? जिससे हमें क्या मिले? एनर्जी मिले एटीपी की फॉर्म में। अगले कह रहा है वेरियस एक्टिविटी, जिससे हम क्या करते हैं? बहुत सारे काम करते हैं। देखो सिंपल सा आप लोग सुनो, हालांकि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, अगर जो बच्चे रेगुलर उन्हें पता होगा सब कुछ। रेस्पिरेशन का मतलब देखो आपने खाना खाया, सिंपल बात सुनो। अब आपने कॉम्प्लेक्स फूड लिया, ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो पका के खा रहे हैं तो सिंपल फूड है, वो कॉम्प्लेक्स है, भी हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। आपने प्रोटीन लिया तो बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी? नहीं, पहले वो कन्वर्ट होगा किसमें? अमीनो एसिड में। इसके बाद आपने मान लिया पॉलीसैकेराइड डे स्टार्च खाया, वो कन्वर्ट किसमें होगा? मोनोसैकेराइड में। ठीक है। आपने क्या लिया? लिपिड खाया, किसमें कन्वर्ट होगा? फैटी एसिड में। ये काम होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। ऐसा नहीं कि आपने तुरंत खाना खाया तुरंत आपको एनर्जी मिल गई, भाई वो तो डाइजेस्ट हो रहा है अभी तो 4 से 5 घंटे डाइजेस्ट होने लगेंगे। तो इसका मतलब ये है कि फूड डाइजेशन समझ गए आप लोग। जब ये सिंपल कॉम्प्लेक्स फूड किसमें कन्वर्ट होता है? सिंपल फॉर्म में, जैसे प्रोटीन हो गया अमीनो एसिड में, पॉलीसैकेराइड हो गया मोनोसैकेराइड में, इसके बाद लिपिड हो गया फैटी एसिड में। जब ये कन्वर्ट हो जाता है इसके बाद हमारा बॉडी क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? बॉडी का मतलब है हमारे ब्लड में ये फूड मिलता है जाके, ये न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और ये हर सेल तक जाएंगे। कहाँ जाएंगे बेटा? हर सेल तक। और सेल में जाने के बाद अब मान लीजिए ग्लूकोज गया, क्या गया? ग्लूकोज। अब उसका फिर से ब्रेक डाउन होगा, सोचो। अब वो होगा सेल के साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। तब जाके कहीं हमें एटीपी मिलते हैं, और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटने से हमें कितने मिलते हैं? 38 एटीपी। आप लोग बड़े आराम से अपनी कैलोरी निकाल सकते हो कि हम लोग कितना खाना चाहिए दिन में, और कितना हमारे अंदर एनर्जी के काम आएगा, क्योंकि पूरा लिखा होता है हर एक पैकेट पे इतने कैलोरी, यहाँ पे इतने आपको एनर्जी मिलेगा, इतना मिलेगा। ठीक है। दूसरा सुनो आप लोग, बेटा सुन लो। उसके बाद सुनो, अब आप लोग बताओ, आपने खाना खाया, मान लो आप सांस मत लो, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में ना जाए, तो क्या उससे एनर्जी मिलेगी? नहीं, क्योंकि बेटा फूड का ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा, और ऑक्सीडेशन अगर नहीं होगा तो हमें एनर्जी, और ऑक्सीडेशन के लिए क्या जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन। तो हम जो सांस ले रहे हैं इसलिए हमें लगातार क्या करना पड़ता है? सांस लेना पड़ता है। ऑक्सीजन जाएगा, फूड का ऑक्सीडेशन होगा, उससे क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी, और बाद में CO2 को हम क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। ये लगातार हमारी बॉडी में चलता रहता है। समझ गए आप लोग? ठीक है। अगले कह रहा है बेटा देखो, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 which is harmful is also released during the metabolic reaction। और ये कह रहा है जो ऑक्सीडेशन होता है उससे बनता क्या है? CO2, यानी कि ऑक्सीजन हम लेते हैं और CO2 बाद में बन जाता है। कह रहे हैं it is therefore evidence that O2 has to be continuously provided to the cell and CO2 produced by the cell have to be released out। और ये हमारी बॉडी में लगातार चलता रहता है, हम ऑक्सीजन लेते रहते हैं और CO2 को रिलीज करते रहते हैं, बाहर निकालते रहते हैं। अगले कह रहे हैं this process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cell is called breathing। तो मैंने ब्रीथिंग का मतलब क्या बताया था? एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का लेना और सेल से CO2 का बाहर छोड़ना एटमॉस्फेयर में, क्या कहलाता है? ब्रीथिंग। हिंदी में बोलते हैं, बताइए किसको? क्या? श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, यानी कि अंदर लेना एयर को और बाहर निकालना, ये होता है ब्रीथिंग। ठीक है। अगले क्या है? कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, और सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। कह रहे हैं प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, अपने सीने पर हाथ रखो, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। आपको पता है अभी तो नहीं कर रहा होगा क्योंकि अभी तो आप नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हो, लेकिन जब आप कोई जैसे रेस लगा रहे हो या कोई आप लोग मतलब तेज सांस ले रहे हो, साइकिल चला रहे हो, सही है, जब आप तेज सांस लेते हो आपका ब्रीथिंग दो टाइप से होता है, एक होता है नॉर्मल ब्रीथिंग
और एक होता है फोर्सफुल ब्रीथिंग। फोर्सफुल में आपको खूब दिखता है कि हमारा चेस्ट अप डाउन हो रहा है, लेकिन अभी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत छोटा सा, बहुत कम अमाउंट में ज्यादा कम हो रहा है और वो आपको फील नहीं हो पाएगा इतना अच्छे से। अगले कह रहा है बेटा यू नो दैट इज ड्यू टू द ब्रीथिंग। ये क्यों होता है? ब्रीथिंग के लिए अप डाउन, ठीक है। अब अगले कह रहा है हाउ डू वी ब्रीथ, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग आर आल्सो डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ दिस। इस चैप्टर में हम लोग पूरा पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, कैसे होता है, कैसे ऑक्सीजन जाता है। कि आपको क्या लगता है कि हम लोग सांस लेना इतना आसान है क्या? बेटा ये भी यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है, आप अपनी इच्छा सांस नहीं ले रहे हो। जैसे आप ले तो अपनी इच्छा से रहे हो तो मानूंगा, हाँ, लेकिन आप लोग भूल भी जाते हो ऐसा ना, याद करके ले रहे हो। भाई आप लोग अभी सो गए, आपको ध्यान रहता है क्या? बना तो एक बार मर जाओगे, अभी थोड़ी देर बाद कहोगे अरे मैं सांस लेना भूल गया। वो तो ये कहो कि ये सुनो सुनो, ये हमारा वॉलंटरी प्रोसेस, मतलब वॉलंटरी नहीं है। अगर खाली वॉलंटरी होता तो बहुत लोग तो ये कहते थे सांस लेना भूल गया। अरे कितनी अजीब बात है कि हमको याद रखना पड़ता सांस लेना है मुझे, पता नहीं होता है। लेकिन कैसा प्रोसेस है? इनवॉलंटरी है। हालांकि वॉलंटरी भी है एक हद तक, लेकिन इनवॉलंटरी ज्यादा है कि हम लोग, हमें याद रखना नहीं पड़ता। अभी आपको याद है तो आप सोच रहे हो सांस ले रहा हूँ मैं, वैसे क्या आपको पता था? सांस लेते रहते हो, ठीक है। अब ऐसा मत करना कि रोक के देखो, चलने दो रोज, ठीक है। इधर आ जाओ। अच्छा, अगर दो ऑर्गन, मुझे लगता है नेचर ने अगर दो ऑर्गन ऐसे बनाए होते जो वॉलंटरी होते, एक हमारा हार्ट और एक हमारा ब्रीथिंग, तो मुझे लगता है कि मरना तो एक नॉर्मल चीज होती है। लोग तुरंत कहते अभी रुक, हार्ट रोक रहा हूँ अपना। बात बात पे कहते, कोई आधा तो कहते नहीं कहते। और सोचो एक मरना कितना कठिन प्रोसेस है, तब भी तो लोग सोचो सुसाइड कर लेते हैं। कितना कठिन प्रोसेस है भाई, ट्रैकिया को बंद करना है ना, फांसी लगाना, या कर कुछ जो आगे और कितना दर्दनाक होता है, पता नहीं क्यों गधे लोग होते हैं। चलो इतना आसान होता है तो सही है कि मैंने कहा भाई कि ब्रीथिंग नहीं लूंगा सांस को। आपने चाह मुझे, अब सोचो कि मैं अपनी चाह रोक नहीं रोक पाओगे, क्योंकि CO2 रिसेप्टर एक्टिव हो जाएंगे, आपको सांस लेना ही पड़ेगा। समझ गए आप लोग? हाँ, एक काल भर रोक सकते हो, लेकिन वैसे आप लोग नहीं रोक पाओगे। ऐसे आप लोग हार्ट, यहाँ पे कंट्रोल नहीं है, सही है। ऐसा नहीं कर सकते कि मैं रुक जा, ऐसा हो जाए तो फिर क्या बात है? 1 मिनट के अंदर मम्मी पापा से कह रहे हैं आप ही रोक रहा हूँ हार्ट को। चलो ठीक है, अगले देखो। अब बेटा मैंने कहा था आपसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन सबके क्या होते हैं? अलग अलग। क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। पढ़ लें एक बार, देखो बेटा, बोलो मत आप लोग। क्या है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग vary among different group of animals depending mainly on their habitat and level of। आप लोग बताओ, अगर किसी के पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन किस बात पर डिपेंड करेगा कि वो रह कहाँ रहा है, पहली बार, और दूसरा उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। अब किसी का ऑर्गन लेवल का ही नहीं तो उसका ऑर्गन कहाँ से होगा, या कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है तो कहाँ से कॉम्प्लेक्सिटी आएगी उसके अंदर, लंग्स कहाँ से होंगे। समझ गए? कह रहा है लोअर इनवर्टिब्रेट्स। अब इनवर्टिब्रेट्स समझ रहे हैं आप लोग? कौन? जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती है। कह रहे लाइक स्पंज हो गया, सीडेंटेड हो गया, फ्लैटवर्म हो गया, एक्सचेंज ऑक्सीजन विद CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। मतलब पूरी बॉडी सरफेस होगा और वहां पे क्या करेंगे वो सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन मतलब क्या होता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। बस वो अपने एयर में घूम रहा है, उन्हें सांस लेने की जरूरत नहीं है, अपने बॉडी से अपना चल रहा है, ठीक है। अगले कह रहा है बेटा अर्थवर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। से क्या बोलते हैं? ट्रैकियल ट्यूब्स। हालांकि मैं एनिमल किंगडम में सबका बता चुका हूं आपको, सही है, फिर भी हम यहाँ समझ लेते हैं। कह रहा है टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोलते हैं? गिल्स। क्या बोलते हैं? और गिल्स जो रेस्पिरेशन होता है उसे बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? और जो लंग से होता है उसे क्या बोलते हैं? पल्मोनरी। और जो स्किन से होता है उसे क्यूटेनियस। पता है आपको सब? ठीक है। कह रहे ब्रोंकियल रेस्पिरेशन आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क, वेयरएज वेस्कुलराइज्ड बैग से क्या बोलते हैं? लंग्स। पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और अगले कह रहा है यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म और फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब आपको बताया कि वो टेरेस्ट्रियल पे रह रहा है, स्थल पे रह रहा है, तो बताओ क्या होंगे उसके पास? लंग्स। अगर कोई पानी में तो क्या होंगे? गिल्स। ऐसे ही आपने देखा होगा मेढक, वो स्किन के द्वारा भी करता है, स्किन के द्वारा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, है ना। ऐसे ही आप कह रहा है लोअर इनवर्टिब्रेट्स आप पूरी बॉडी सरफेस ऐसे कर लेते हैं। ऐसे ही तुम्हारे क्या हो गए? इंसेक्ट हो गए, उनके पास ट्रैकियल ट्यूब होता है। तो हर किसी के पास अकॉर्डिंग टू हैबिटेट या उनका बॉडी
ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं, अलग अलग। हमारे पास क्या होते हैं बेटा, लंग्स सबसे अच्छा हमारे पास है। हमारे पास अच्छा नहीं है, सबसे अच्छा है मेढक के पास, सबसे करो। अगले क्या है, अमंग वर्टिब्रेट फिशेस आर गिल्स वेयर एम्फीबियंस रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स। किसको करते हैं, लंग्स का हिंदी में पता है क्या बोलते हैं, ये तो बताइए, ठीक है। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग लिखा है, कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, जिसे क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर लंग्स के द्वारा हो रहा है तो पल्मोनरी, अगर गिल्स के थ्रू हो रहा है तो ब्रोंकियल, और उसके बाद इसके तरह हो रहा है तो क्यूटेनियस। समझ गए। अगर कोई एक्वेटिक फॉर्म है तो किस तरह होगा, गिल्स, अगर टेरेस्ट्रियल फॉर्म है तो लंग्स, और कुछ ऐसे होते हैं एम्फीबियंस जिनमें दोनों टाइप से होता है तो उन्हें क्या बोलते हैं, स्किन। स्किन पर होता है मतलब दोनों जगह रहते हैं। ये समझ गए आप लोग। अगले देखो, अब एक बार में इतना घड़े नहीं होगी, सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के नाम याद कर लेना बस। हो गया टाइम क्या, अभी रुक जाओ थोड़े देर रुको। आप लोग ऐसा करो, एक बार रिवाइज करो पूरा। बहुत दूर से जाना पड़ता है सर। हाँ ठीक है, दूर से जाना पड़ता है, रिवाइज करो एक बार। अभी तक जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर दो एक बार। अभी आपको 3 मिनट अभी आप लोग कितनी देर रुकोगे, 3 मिनट कम है। इधर नहीं, इधर। और 3 मिनट का आप लोग पता है कितना रुपया होता है, कितना होता है, 68। नहीं, 3 मिनट का होता है 66 लगभग। तो आप लोग इसी रुपया करते हैं। 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 22 होता है ना सर। तो आप लोग इसीलिए थोड़ा सा समझा करते हैं। ये इससे मतलब नहीं वीडियो कम बन रही है। चलो ठीक है, तब पढ़ते हैं, ठीक है। नहीं मैंने रख लिया, तेरा है, मेरा गुड इवनिंग।